40 डिग्री पे नंबर 1 सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक है, नंबर 2 में कंप्रेशन स्ट्रोक है, नंबर 3 में एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, नंबर 4 में पावर स्ट्रोक है। और 720 डिग्री पे नंबर 1 सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक है, नंबर 2 में पावर स्ट्रोक है, नंबर 3 में सक्शन स्ट्रोक है और नंबर 4 में एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो ये आप टेबल बना लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्रैंक शाफ्ट के कितने डिग्री के ऊपर कहाँ पे आपका जो पावर स्ट्रोक है वो है। अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर आप लिखेंगे, जैसे कि 4 सिलेंडर में जो फायरिंग ऑर्डर है वो 1342 है, 6 सिलेंडर में जो स्टैंडर्ड है वो 153624 या बेशक नोट कर ले अपने पास 153624 जो उसका फायरिंग ऑर्डर है वो होता है। तो उसका आप अगर इस तरह चार्ट बनाने की कोशिश करें, तरीकेकार ये होता है कि आप जितना क्रैंकशाफ्ट रोटेशन है, जितने सिलेंडर्स हैं उसके से आप इसकी जो डिवीजन करेंगे। और मैं आपको भी अगली स्लाइड पे बताता हूँ कि आपने टेबल को कैसे बनाना है फॉर मोर सिलेंडर इंजन, जहां पर आप ये देख लें कि जो फायरिंग ऑर्डर है 8 सिलेंडर इंजन के लिए दैट इज गिवन एज 18726543। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले अगर ये 4 में ये आ रहा है, इसके बाद 3 में ये आ रहा है पावर स्ट्रोक, इसके बाद ये 1 में पावर स्ट्रोक, 8 में पावर स्ट्रोक, 7 में पावर स्ट्रोक, फिर 2 में पावर स्ट्रोक और फिर 6 में पावर स्ट्रोक, फिर 5 में पावर स्ट्रोक, फिर 4 में पावर स्ट्रोक और फिर 3 में पावर स्ट्रोक। तो ये V8 इंजन है, यानी कि ये V कन्फिगरेशन में है और इसमें 4 सिलेंडर इसके यहाँ लगे हैं, 4 यहाँ लगे हैं, तो इसको V8 इंजन कहते हैं। Significance firing order. The table on the previous slide is presented as firing order of the cylinder versus degrees of rotation of the crankshaft. Since 2 rotations of the crankshaft completes 4 strokes in a cylinder and during 1 rotation crankshaft turns 360 degree, therefore 4 strokes of piston cylinder shall be covered during 2 rotation crankshaft that it has 720 डिग्री। तो आपको पहले मैंने कितने डिग्री से बताया था, ये 720 डिग्री तक। पहले एक 180, 360, 540 पे 720। The crankshaft is designed in such a way that each crank pin where the big end of connecting rod is connected to the crankshaft is at a suitable angle according to the firing order. तो ये आप क्रैंक शाफ्ट की डिजाइनिंग में करते हैं कि आप क्रैंक पिन को उसकी जो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से उसकी सुटेबल पोजीशन पर रखते हैं। यानी कि जब आप क्रैंक शाफ्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप को पता होना चाहिए कि इसका फायरिंग ऑर्डर इंजन का क्या है, उस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग होती है। Thus in 4 cylinder inline engine, crank pins are at 720 divided by 4, 180 degree. यानी crank pins 180 degree apart होते हैं 4 cylinder engine में। According to the firing order, in 6 cylinder engine, the crank pins are at 720 divided by 6 is equal to 120 degree. ठीक है ना, according to the firing order. And in 8 cylinder engine, inline engine, the crank pins are at 720 divided by 8 is equal to 90 degree according to the firing order. तो अगर जो इनलाइन इंजन की बात करूं, इसमें भी इंजन की बात नहीं कर रहा, इनलाइन इंजन में अगर 6 सिलेंडर है तो लाजिम बात है आपने जो उसके 720 डिग्री से क्रैंक शाफ्ट के उसको आपने 6 पे डिवाइड करना है और उससे आपने पिन्स के एंगल उस तरीके से रखने हैं। इसी तरीके से इनलाइन इंजन 8 सिलेंडर है तो आपने जो 720 डिग्रीज है, क्योंकि 2 क्रैंकशाफ्ट रोटेशन में सारा काम पूरा होना है हर सिलेंडर में, इसलिए आपने उस क्रैंकशाफ्ट की जो पिन के जो एंगल्स हैं वो आपने इस तरीके से मेंटेन करने कि उनके जो सारों के पावर स्ट्रोक वहाँ पे पूरे हो जाए। अब 4 स्ट्रोक पे था हमने 180 डिग्री पे किया, 6 सिलेंडर पे होगा तो हम 6 से डिवाइड करेंगे 720 को 120 डिग्री, 8 सिलेंडर होगा तो 720 डिग्री को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है the spring mounted slider moves in the horizontal guide with जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, and has a velocity v naught in the s direction as it रोल नंबर 51 mid position where s is equal to 0 and t is equal to कुछ पूछना चाह रहे हैं, वैसे याद किया स्लाइडर है। ऑब्वियसली स्लाइडर को देख के हमें ये पता चल रहा है कि स्लाइडर एक ही एक्सिस पे मूव कर सकता है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अच्छा आपको समझ आ रही है, के हिसाब से करेंगे क्योंकि लाजिम बात है कि आपने पावर स्ट्रोक हर पिन पे मुख्तलिफ वक्त में देना है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है
वो उसकी डिजाइनिंग आप ऐसे करेंगे कि उसकी पिन के ऊपर जो पावर स्ट्रोक आएगी उस वक्त वो एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए कि कनेक्टिंग रॉड जो है वो बिल्कुल कंप्रेशन स्ट्रोक पे टॉप पे हो, तो तभी वो पावर स्ट्रोक पे आएगा ना। मतलब कि आपने क्रैंक शाफ्ट की डिजाइनिंग ऐसी करनी है कि उसकी जो क्रैंक पिन है वो उसी एंगल पे आनी चाहिए। यानी कि अगर 4 सेंटर इंजन है तो जितनी क्रैंक पिन हैं, जहाँ पर क्रैंक पिन कौन सी होती है, जिस पे कनेक्टिंग रॉड आके जुड़ता है उसको क्रैंक पिन कहते हैं। तो क्रैंक पिन, वो आपको क्रैंक शाफ्ट की शक्ल याद है जो मैंने क्लास ही बताई थी कि वो जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होती क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के जो सेंट्रल एक्सिस होता है उससे जो कनेक्टिंग रॉड होते हैं उससे सेंट्रल एक्सिस ऑफसेट होते हैं, यानी कि एक साइड पे होते हैं, तो वहाँ उसकी पिन्स लगी होती हैं। तो जब आप उसकी पिन की जो सेटिंग करते हैं अराउंड द क्रैंक शाफ्ट, इस तरह करते हैं कि आपकी जो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से उसकी तरतीब सही हो। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एस चेंज होगा एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी। यहाँ पर किसी को अगर कोई चीज समझनी है तो पूछ लें। इंटीग्रेशन वाली इक्वेशंस यूज करेंगे। सो दो क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपने आंसर करने हैं, क्योंकि इसके बाद मैं 2 स्ट्रोक के इंजन की बात करूंगा। और दूसरी चीज क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी वाली इक्वेशन। अच्छा, अभी मैं जैसे करें कि मुस्तफा आप अपने आप को समझ आ रही है डिस्प्लेसमेंट दोनों आते हैं, तो एक ही इक्वेशन हमारे पास PS working of 2-stroke engines. 2-stroke engines give output power in each revolution of the crankshaft. Each time piston moves up in its center, it should be compressing air. ठीक है, CI इंजन और एयर फुल मिक्सचर इन SI इंजन। ठीक है, जब भी पिस्टन ऊपर जाएगा तो वो कंप्रेशन स्ट्रोक ले रहा है। इसी तरीके से this is achieved by providing inlet port at the bottom of the cylinder through which fresh air or mixture present in the crankshaft case is provided. ये भी अपने आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। The crankcase is filled by the fresh air or mixture through reed valve by suction when piston moves upward. ये मैं आपको अगली पिक्चर में क्लियर करता हूँ। Similarly, each time the piston moves down in its center, it should expel burnt gases from the cylinder. यानी कि during up down movement ये काम कोई ना कोई इसके दो काम इकट्ठे चल रहे होते हैं। अप जाएगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक जा रहा है और साथ ही जो जैसी डाउन होगा पावर स्ट्रोक पे तो उसकी जो है ना वो एक्सपेल हो रही होगी जो गैसेस है। तो ये मैं आपको अगली तस्वीर में पिक्चर शो करता हूँ। This is achieved by either exhaust port at the bottom of cylinder or exhaust valve top of the cylinder. जो exhaust है जो इनलेट है वो तो उसकी एक ही जगह है, लेकिन एग्जॉस्ट के वाल्व को ऊपर लगा सकते हैं सिलेंडर के टॉप के ऊपर। क्या हमने असल में एयर इनलेट और एग्जॉस्ट आउटलेट की अरेंजमेंट ऐसे रखनी है कि इसके काम 2 स्ट्रोक में मुकम्मल हो जाए। तो वो आप जैसे भी डिजाइन कर दें, एनी डिजाइन विच गिव्स ए 2 स्ट्रोक फंक्शनिंग इज ओके। इसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। इनटेक कंप्रेशर स्ट्रोक एयर CI इंजन और एयर फुल मिक्सचर, ये मैं पहले आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसकी बाद में आपको अब ये देखिए कि ये है एक 2-स्ट्रोक इंजन। 2-स्ट्रोक इंजन में ये रीड वाल्व से कहते हैं, यहाँ से एयर जो है या एयर फुल मिक्सचर ये आ रहा है इस क्रैंक केस के अंदर। तो जब पिस्टन नीचे जाता है तो इसको कंप्रेस करता है, तो यहाँ से ऊपर मूव करके इस पोर्ट के जरिए यहाँ निकल जाता है। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है वो इसको लेके ऊपर जा रहा है कंप्रेशन में, साथ ही इसके पावर स्ट्रोक आ गया और साथ ही गैसेस एक्सपेल हो गई। आई होप यहाँ से आपको इस पिक्चर से क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। इसको रीड वाल्व कहते हैं, जो ये बाहर से सक करता है और सक करने के साथ ही ये जैसे ही ऊपर से पिस्टन नीचे आता है ये बंद हो जाता है, क्योंकि इससे इसको कंप्रेस करना होता है इस क्रैंक केस के अंदर। तो पिस्टन का ये वाला जो सरफेस है वो कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और जैसे ही कंप्रेस करता है तो ये सारा इस कंप्रेशन की वजह से ये एयर फुल मिक्सचर ऊपर जाता है और यहाँ पे आके इस चैम्बर में आ जाता है जहाँ इसकी बर्निंग होती है, ठीक है। तो अब जो CI इंजन होता है उसमें खाली यहाँ पर जो है वो इंजेक्टर लगा होता है और ऐसे इंजन में स्पार्क प्लग लगा होगा। अब मैं आपको इसके बताता हूँ कि इनटेक कंप्रेशर स्ट्रोक एयर एंड CI इंजन और एयर फुल मिक्सचर
accumulated in the crank case is compressed by the lower portion of the piston when piston moves downward, so that when the walls of piston uncovers the inlet port, the air in CI engine, air-fuel mixture size engine, enters the top of piston head through transfer port. तो इसको जो लाइन जहाँ से कि हवा अंदर जा रही होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा होता है चैम्बर के अंदर, उस को ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं. This incoming fresh air or mixture not only fills the cylinder but also pushes the exhaust air. अच्छा, इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका जो आ रहा है यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर, दिस इज द ट्रांसफर पोर्ट, यहाँ से जो अंदर आ रहा है तो ये दो काम कर रहा है, एक तो इसको फिल कर रहा है, दूसरा ये एग्जॉस्ट गैसेस को यहाँ से एक्सपेल कर रहा है. इसको स्कैवेंजिंग भी कहते हैं इस अमल को, ये एग्जॉस्ट गैस को इससे एक्सपेल किया जा रहा है, इसको वी कॉल आल्सो कॉल इट स्कैवेंजिंग. अच्छा, so the that when the wall piston move covers the inlet port, the air, और ये आ जाता है. इसके बाद this incoming fresh air, ये मैंने आपको बता दिया, when the piston moves upward it compresses this air fuel mixture, or at this time the inlet port and the exhaust ports are covered by the piston walls and the provided exhaust valve at the top is closed. Meanwhile, fresh air mixture is sucked in the crankcase for next intake and then power and exhaust stroke. On completion of compression stroke, combustion takes place when spark plug produces spark in SI engine or injector sprays fuel in CI engine. The piston is pushed down by the gases and power stroke takes place. As the piston uncovers the exhaust ports, during its downward movement, the exhaust gases start expelling out from the cylinder, which are further pushed out or scavenged by the incoming fresh air or mixture. If exhaust valve is provided instead of exhaust port, it opens when piston moves down. The exhaust gases flow out and scavenged by the incoming fresh air or mixture. ये पिस्टन मूव्स अप होगा. जब एग्जॉस्ट वाल्व प्रोवाइडेड तो एग्जॉस्ट पोर्ट पे, तो जब जैसे पिस्टन नीचे आ जाता है तो ऊपर से जैसे पिस्टन नीचे पहुंच जाता है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पिस्टन नीचे पहुंच जाता है ऊपर से वो जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है, ताकि जब इसकी दोबारा मूवमेंट शुरू होगी तो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देगा. तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. ये मैंने आपको दिखा दिया. ठीक है. तो आपके पास जो अच्छा, अब डिपेंडेंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट स्पीड. रोटेशन स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट डिपेंड्स अपॉन पावर स्ट्रोक provided by pistons through connecting rods. Since pistons reciprocate in cylinders, therefore each time piston moves up or down, it is accelerated from rest. ये मैंने कल आपसे बात की थी. Thus piston is accelerated twice during each revolution, which takes place in a fraction of a second. For example, when the crankshaft is rotating at 3000 rpm, the piston moves from TDC to BTC and back to TGC in 0.02 second. ये आप देख लें कि कितनी स्पीड से पिस्टन मूव कर रहा है. It is taking place, the strokes are taking place in about 0.02 seconds. Hence, crankshaft rotates at 3000 rpm, receiving power stroke from each piston in 0.01 second. तो हर पिस्टन से 0.01 सेकंड में क्रैंकशाफ्ट पावर स्ट्रोक रिसीव कर रही है. आप देखिए कि 0.04 सेकंड में अगर 4 स्टेप टेंशन है तो उसने हर एक पिस्टन ने उसके पावर स्ट्रोक लगा दिया. तो अब अगर हम एक सीक्वेंस पे रखेंगे तो उसके अंदर कितनी वाइब्रेशंस आ जाएंगी, कितना लोड उसके ऊपर आ जाएगा. इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं, पूरी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पावर स्ट्रोक हम डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं फायरिंग ऑर्डर की वजह से. This necessitates the understanding of the geometry of piston connecting rod during reciprocation for maximum power delivery to crankshaft by the piston connected and by the piston connecting rod arrangement. ये मैंने आपको कल करा दिया क्लास में. आप ये इंजन काइनेमैटिक्स का कल आपका खत्म हो गया था क्लास में, तो ये मैंने आपको सारा करा दिया है. कल क्लास में मैंने आपको कराया है और ये लेक्चर के साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाता है.